नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ की। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से शुरू हो रहे दिव्य कला मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी अपने उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करेंगे। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से कई गांव राख की चपेट में और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 4 लेन वाली मैसूरू कुशलनगर सड़क परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना पर 4,130 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बाद में श्री मोदी धारवाड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे, जिसे 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। वे हुबली स्टेशन के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करेंगे, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री होसपेट हुबली तिनाईधार रेलखंड के विद्युतीकरण और संवर्धित होसपेट स्टेशन परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे हुबली में जयदेव अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री हुबली धारवाड़ शहरों में 520 करोड़ रुपए लागत वाले स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का उद्घाटन और कुछ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की शुरुआत करेंगे और तुप्परीहल्ला बाढ़ नियंत्रण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन हो रहे योजनाओं से जनजीवन में सुधार आएगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की मांग आज पूरी होने वाली है। इससे दोनों शहरों के बीच संचार समय कम होगा और शहरियों को राहत मिलेगी। मैसूरू और कुशालनगर पर्यटक स्थल होने की वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। IIT धारवाड़ बीटेक, एमटेक और PhD विद्यार्थियों के लिए नया अवसर प्राप्त करेगा और धारवाड़ जो शिक्षा का केंद्र है उसे सम्मानित करेगा। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुब्बಳ್ಳಿ स्टेशन में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी विशेष है। रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन से रेल संचार सुगम होगी। जयदेवा अस्पताल हुब्बಳ್ಳಿ में आरंभ होने के बाद उत्तर कर्नाटक के लोगों को हृदय संबंधी चिकित्सा में मदद मिलेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने के 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कल प्रवर्तन निदेशालय ने सुश्री के कविता से पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में धन के अवैध कारोबार के आरोपों की जांच कर रहा है। भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता को फिर 16 मार्च को पेश होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल रेल विभाग में नौकरी के लिए भूमि घोटाला मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
इस दौरान 1 करोड़ रुपए की नकद राशि, विदेशी मुद्रा, सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। निदेशालय ने बताया कि विभिन्न भू संपत्तियों के कागजात, परिजनों के नाम पर और बेनामी भूमि खरीदने बेचने के सौदे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित कई दस्तावेज मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बयानबाजी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं और के कविता से निदेशालय पूछताछ कर रहा है। जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं? जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है और कई ऐसे मामले हैं जब बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको ये बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर? अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं? ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीबीसी के स्टार एंकर गैरी लिनेकर को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण निलंबित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बेहद ही दिलचस्प है कि पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में ऊंचे ऊंचे दावे करने वाले बीबीसी ने अपने एंकर को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीबीसी ने एक और दिलचस्प कदम उठाते हुए एक वृत्त चित्र के प्रसारण को इस डर से निलंबित कर दिया कि इससे समाज का एक वर्ग नाराज हो जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि जो लोग मनगढ़ंत तथ्य और दुर्भावनापूर्ण प्रचार में लिप्त हैं, उनसे साफ तौर पर नैतिकता या पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के साहस की उम्मीद नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में भोपाल में आज से शुरू हो रहे दिव्य कला मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी अपने उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करेंगे। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय मेले का आयोजन कर रहा है। लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट। दिव्य कला मेले में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मेले में गृह सज्जा, लाइफस्टाइल, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण फ्रेंडली उत्पाद, पैकेज्ड फूड, खिलौने, उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे तमाम उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मेले के दौरान दिव्यांग और अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। दिल्ली और मुंबई के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल से योग महोत्सव आयोजित करेगा। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। इसके अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत G20 अध्यक्षता के विषय एक विश्व एक स्वास्थ्य संरचना में वैश्विक समुदाय को इस विधा से जोड़ना है। निर्वाचन आयोग का कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य का 3 दिन का दौरा कल संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों में नए मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कल बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान चिंता का विषय है और इसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी कल फटने से आसपास के गांवों में धुआं और राख फैल गई है। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। राख का बादल सतह से करीब 9,600 फीट ऊपर पहुंच गया है। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने 106 रन का लक्ष्य 8वें ओवर में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने नाबाद 76 और मेघ लानिंग ने नाबाद 21 रन बनाए। गुजरात की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन भारत पहली पारी में 3 विकेट पर 289 रन से आगे खेलेगा। विराट कोहली 59 और रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर क्रीज में हैं। शुभमन गिल ने 128 रन बनाए। भारत अब भी पहली पारी में 191 रन से पीछे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के छोटे व्यापारियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को मदद के लिए मिशन मोड पर काम करने और परंपरागत हुनर उभारने के लिए किए गए आह्वान को आज के सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान के पहले पन्ने की सुर्खी है, G20 बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के स्पष्ट रूप से कहे गए इस कथन को अमर उजाला ने मुखपृष्ठ पर दिया है कि मंदिर समेत किसी भी धर्मस्थल पर हमले बर्दाश्त नहीं, दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, कोरोना ने बढ़ाई चिंता। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, सावधानी बरतें, H3N2 वायरस से घबराएं नहीं। केंद्र ने राज्यों को एहतियात बरतने संबंधी दिशा निर्देश दिए। अमर उजाला की खबर है, चालू वित्त वर्ष में 10 मार्च तक कुल कर संग्रह 17% बढ़ा। ये पूरे वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 83% रहा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कल बीआरएस नेता के कविता से लंबी पूछताछ पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ की। मध्य प्रदेश में भोपाल में आज से शुरू हो रहे दिव्य कला मेले में देशभर के दिव्यांग उद्यमी अपने उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करेंगे। और इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से कई गांव राख की चपेट में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।